Hello, children. How are you all? After so many days, I am back with the passage question answers that was on the high demand कि मैम अनसीन पैसेज लेकर आइए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आते हैं। और इस इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लगता होगा मैम कितनी इजी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन सबका लेवल अलग होता है। सो मैं उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रही हूँ वीडियोस। ये इजी लेवल है स्टेट बोर्ड्स के लिए, जो बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए। स्टेट बोर्ड के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड के लिए, इंग्लिश मीडियम में भी होता है, कभी कभी बेस क्लियर नहीं होता है और हम नेक्स्ट क्लास में आते जाते हैं और बेसिक चीज़ें रह जाती हैं पीछे, तो वो हमें डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। होती ईज़ी हैं और डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं, और जिसको आ जाती है उसे तो ईज़ी लगेंगी ही। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये आपको आ जाएगा तो आपको भी ईज़ी लगेगा। अनसीन पैसेज मीन्स एक बड़ा सा पैसेज लिखा होता है और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं और लिखा होता है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। एक पैसेज होगा, उसके सामने क्वेश्चंस होंगे या फिर उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे। एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसके सामने ही लिख दिया है आपको, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बड़ा सा पैरा लूँगी और नीचे क्वेश्चंस लिखूँगी तो बार बार पैराग्राफ में से आंसर छांटने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ये सामने ही क्वेश्चंस इसके मेंशन करे हैं, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ वेरी इजीली। दिस इज़ वेरी इजी लेवल। आफ्टर दैट वी विल टेक मॉडरेट लेवल। हम इसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेंगे, उसके बाद और डिफ़िकल्ट लेवल लेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के भी अनसीन पैसेज हम करेंगे। सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए इसमें आंसर का फाइंड आउट कैसे करते हैं और अनसीन पैसेज करने का तरीका क्या होता है। व्हाट इज़ द वे ऑफ डूइंग अनसीन पैसेज। काफ़ी लोग इसे गलत तरीके से करते हैं बच्चे ना, मोस्टली आपने देखा होगा या फिर आप भी करते होगे ऐसे कि क्या करते हैं कि पहले पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी इसके लिए, वो आपको देखने हैं कि किस तरह से पैराग्राफ एक्चुअली होता है। आप देखो, टिप 1, एक जो फर्स्ट ट्रिक है जो मैं आपको दे रही हूँ, वो ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे WH वाले वर्ड्स होते हैं ना, उनके मीनिंग बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर्स very quickly, then you have to know the meaning of all the WH words. WH वर्ड्स का मीनिंग है ये हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे किसको। मैंने आपको जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आगे भी इसे देख सको, मैंने हिंदी में भी इसके मीनिंग लिखे हुए हैं। हु का मीनिंग है कौन, हुम का मीनिंग है किसे किसको, हुज का मीनिंग है किसका किसकी किसके, वॉट का मीनिंग है क्या, वेयर का मीनिंग है कहाँ। तो ये सारे मीनिंग्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। देखो, जैसे कि ये है फर्स्ट, हु मतलब कौन, किस व्यक्ति के बारे में। अगर लिखा है ना, किसी क्वेश्चन में लिखा है हु आर यू, तुम कौन हो, है ना, या हु इज़ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में कौन बात कर रहा था। हमें किसी का नाम बताना होता है। इफ़ हु लिखा है इसका मतलब है कि हमें पर्सन का नेम बताना है। हु इज़ डूइंग द एक्शन, जो भी एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, उसका नाम बताना है। अगर आपसे हु पूछा है, हुम पूछा है, तो फिर किसको किसको दिया है, कोई भी सामान दिया है तो किसको दिया है, या फिर किसको आप मिलना चाहते हो। अगर मैंने कहा हुम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, मीट मतलब मिलना, हुम मतलब किसको किसको मिलना चाहते हो। हुज मतलब होता है किसका, जैसे कोई भी चीज़ है किसी की है तो आप उसके लिए क्या क्वेश्चन पूछोगे, हुज। जैसे कि किसी का पेन मेरे को मिला है और मैं क्या पूछूंगी, हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है, ठीक है। और व्हाट मीन्स होता है क्या, ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है ना। वेयर, वेयर मीन्स होता है किसी स्थान किसी जगह के बारे में जब हम पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर इज़ दिस प्लेस, ये प्लेस कहाँ पर है ना। तो जब कहाँ की इंग्लिश होती है तो वेयर लगता है। वैन मीन्स होता है कब, टाइम के बारे में हम पूछते हैं वैन। वाई मीन्स होता है क्यों, ओके। वाई मीन्स होता है क्यों। विच मीन्स होता है कौन सा, विच कलर डू यू वांट, कौन सा कलर तुम्हें चाहिए। मतलब कोई सामान के बारे में, कोई चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं तो विच का यूज़ करते हैं। किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं तो हु का यूज़ करते हैं। हाउ का मीन्स होता है कैसे, कोई भी काम कैसे हुआ, तो हाउ वॉज द वर्क डन, ये वाला काम कैसे हुआ था, है ना। हाउ आर यू, तुम कैसे हो,
ठीक है, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, तो हाउ का मीन्स होता है कैसे। अच्छा, हाउ के आगे अगर मच लग जाता है तो उसका मीनिंग होता है कितने। ठीक है, हाउ के आगे अगर मच लगता है तो उसका मतलब होता है कितने, अनकाउंटेबल। ओके, और हाउ मैनी का मतलब होता है काउंटेबल। लाइक जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो ना, उनके लिए आप कहोगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट्स को काउंट करके बता सकते हो ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप हाउ मैनी लगाओ। और जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि काउंट नहीं कर सकते इन द सेंस, हम उसे कहते हैं वन बोल ऑफ राइस, या फिर वन सैक ऑफ शुगर, वन सैक ऑफ राइस, 1 kg ऑफ शुगर। उन चीज़ों को हम क्वांटिटी में काउंट नहीं करते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हाउ मच लगता है। ठीक है, उन चीज़ों के लिए। ओके, सो ये तो स्मॉल इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन वर्ड्स का। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उनका आपको बता देती हूँ। अभी सेकंड टिप कंटिन्यू करूँगी। पहले देखो, जैसे WH से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, WH से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। दूसरे तरीके से कैसे स्टार्ट करते हो, हेल्पिंग वर्ब से। ये मैंने आपको टेंसेस की क्लास में, सेंटेंसेस की क्लास में पढ़ाया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इज, आर, एम, है ना। इससे भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, जैसे इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। तो ये क्या क्वेश्चन बन रहा है, अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये आपका पेन है। आर यू समवन फॉर हुम आई वॉज वेटिंग, तो तुम वही हो जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, क्या तुम वही हो। तो ये क्वेश्चन ना क्या से स्टार्ट होते हैं, तो ये वाले इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो समझ जाना है आपको कि ये क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि WH से ही स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, सो अब टिप 2 का टाइम है। टिप 2 क्या है आपकी, देखो WH के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये टिप 1 हो गई। टिप 2 है रीड द क्वेश्चन नॉट द पैराग्राफ। रीड द क्वेश्चन नॉट द पैराग्राफ, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। जो वो बड़ा सा पैराग्राफ लिख कर आता है ना, वो आपको रीड नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी तो आप टाइम वेस्ट करोगे, आपका पेपर फिर आप जल्दबाजी में क्या करोगे, रॉन्ग आंसर फाइंड आउट कर लोगे। पैराग्राफ नहीं करना है रीड, आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। और आप क्वेश्चन रीड करोगे, उसका मीनिंग समझोगे, है ना। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका मीनिंग आपको समझना है कि मीनिंग क्या है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है उसके। और पैराग्राफ आपको रीड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हु सॉ द पपी। अब हु का मीनिंग क्या है, कौन या किसने। ठीक है, किसने देखा, मतलब हु अगर पूछ रहे हैं तो वो किसी का नाम आपसे चाहते हैं। ये पैराग्राफ में से आपको वो नाम ढूंढना है। हु सॉ द पपी, अगर आपको मीनिंग नहीं पता ना, मान लो सॉ का मीनिंग नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, पपी का तो मीनिंग पता होगा, हु का मीनिंग आपको याद करके जाना है सारे क्वेश्चन वर्ड्स का। तो फिर आपको नाम, हु का मतलब कौन, आपको वो नाम चाह रहे हैं आपसे। तो देखो, रवि वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ अ लिटिल पपी। तो लिटिल पपी जो है ना, वो किसने देखा, रवि ने देखा। तो आपसे नाम चाह रहे हैं, आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, रवि सॉ द पपी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आंसर फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं और इजी बनाऊंगी, देखो आप देखो सेकंड टिप, रीड द क्वेश्चन नॉट द पैराग्राफ। टिप 3 है सी द थर्ड ट्रिक, अंडरलाइन की वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, सर्च द सेम और सिमिलर वर्ड्स इन द पैराग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अभी पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। अंडरलाइन की वर्ड्स, क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे ना, उसमें जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, जिनके मीनिंग आपको मतलब, जैसे कि आपको मैं पैराग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। कीवर्ड मीनिंग मेन वर्ड्स, जैसे कि इसमें पपी लिखा है, ठीक है, पपी लिखा है, सॉ लिखा है, ये वर्ड्स लिखे हैं, ये आपको पैराग्राफ में ढूंढने हैं। आपने ये फर्स्ट लाइन पढ़ी, इसमें ये सॉ भी लिखा है, इसमें पपी भी लिखा है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। इससे पहली वाली लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है, देखो ये आपने वर्ड ढूंढा, कौन सा वर्ड ढूंढा, सॉ ढूंढा,
और पपी ढूंढा। ठीक है, अब ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है, फुल स्टॉप कहाँ लगा है, फुल स्टॉप यहाँ लास्ट में लगा है ना, और ये सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आंसर हो जाएगा। रवि वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ अ लिटिल पपी क्राइंग नियर द रोड, ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो कीवर्ड्स का मीनिंग समझ गए ना आप, जैसे ये पपी लिखा है, सॉ लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो कीवर्ड क्या है, वेयर वॉज द पपी क्राइंग, पपी और क्राइंग ये दो कीवर्ड्स हैं। अब आपको ढूंढना है पपी और क्राइंग कहाँ लिखा है। रवि वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ अ लिटिल पपी क्राइंग नियर द रोड। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल रहा है, यहाँ पपी लिखा है, ये क्राइंग लिखा है। अब उन्होंने पूछा है वेयर, वेयर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या है, कहाँ। अब कहाँ वो रो रहा था, रोड पे, नियर द रोड, रोड के पास में रो रहा था। तो ये आंसर ना जहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो आप लिखोगे पपी, आ लिटिल पपी क्राइंग नियर द रोड, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड रवि गिव द पपी, रवि ने पपी को क्या दिया। अब रवि ने, रवि है कीवर्ड, गिव है कीवर्ड, और पपी, ये तीन कीवर्ड आपको मिले। अब ये तीन देखो पैराग्राफ में कहाँ कहाँ लिखे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको देखनी है, गिव लिखा है ना, गिव की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, तो आप केवल गिव को ही ढूंढते मत रहना कि गिव ही लिखा होगा। गिव की जगह क्या लिखा हो सकता है, गेव भी लिखा हो सकता है, गिवन भी लिखा हो सकता है ना, थर्ड फॉर्म। तो ये देखो गिव की जगह गेव लिखा है, गेव। ही स्टॉप्ड, गेव इट सम फूड। व्हाट डिड रवि गिव द पपी, व्हाट मीन्स क्या, उसने क्या दिया रवि को, रवि ने क्या दिया पपी को, रवि ने पपी को क्या दिया। अब आपको इसमें ढूंढना है रवि एंड हेल्प्ड इट, ही स्टॉप्ड, गेव इट सम फूड, रवि ने क्या दिया, फूड दिया। ठीक है, यही आंसर हो गया। व्हाट डिड रवि गिव द पपी, ही गेव सम फूड। व्हाई डिड रवि फील हैप्पी, रवि ने हैप्पी क्यों फील करा, रवि फेल्ट हैप्पी, ये देखो ये हैप्पी लिखा है, हैप्पी बिकॉज। अच्छा एक चीज़ और, जब वाई पूछते हैं ना तो वाई का आंसर हमेशा बिकॉज में आता है। वाई का आंसर हमेशा किस में आता है, बिकॉज में। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, क्योंकि। तो जब इन्होंने वाई पूछा है तो आप समझ जाओ बिकॉज में आंसर आएगा। तो पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे रवि फेल्ट हैप्पी, फील की सेकंड फॉर्म। नहीं हो रही आपसे कोई बात नहीं, आप फील ही लिख दो। अगर आपसे नहीं हो रही है सेकंड फॉर्म तो रवि फील हैप्पी बिकॉज ही न्यू काइंडनेस मेक्स द वर्ड बेटर। ओके, ये पूरा आंसर हो गया। कितना इजी हो रहा है फाइंड आउट करना। अभी रुको, आप देखो टिप 3 मैंने आपको बताया था, अंडरलाइन कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन। कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं और फिर उसमें से पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं करेंगे, अपने माइंड में आपको कीवर्ड्स को नोटिस करना है, पेपर में मार्क करना मना होता है। ओके, सर्च द सेम और सिमिलर वर्ड्स इन द पैराग्राफ। अब आपको सेम वर्ड पैराग्राफ में ढूंढना है, सेम वर्ड ढूंढना है पैराग्राफ में से। और कभी कभी ना सेम वर्ड की जगह सिमिलर वर्ड होता है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, सेम ना होकर, जैसे कि गिव लिखा है तो गिव की जगह गेव लिख दिया है ना, उसका सिनोनिम लिख दिया, वर्ड मीनिंग लिख दिया। तो ज़रूरी नहीं है अगर पपी लिखा है, पपी की जगह यहाँ पर डॉग लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अब जब पूरे पैराग्राफ में केवल पपी और डॉग केवल एक ही पर्सन है तो आप डॉग को ही पपी मान लोगे। ओके, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल सेम भी हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स भी हो सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर कीवर्ड शुड बी नाउन नॉट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो नाउन होने चाहिए, प्रोनाउन नहीं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हु सॉ द पपी, पपी को किसने देखा, ही सॉ अ लिटिल पपी। अब ही क्या है, एक प्रोनाउन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ही प्रोनाउन है। उन्होंने पूछा है किसने पपी को देखा, तो आप नाम लिखोगे ना, रवि ने देखा। रवि का प्रोनाउन क्या है, ही, तो ही ने पपी को नहीं देखा, रवि ने पपी को देखा। आप समझ रहे हो मेरी बात, प्रोनाउन नहीं लिखना है, नाउन आंसर में लिखना है। ओके, WH वर्ड
प्लस कीवर्ड गिव मीनिंग। जब आप WH वर्ड को और कीवर्ड को मिला देते हो तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता चल जाता है और आराम से आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हो। आंसर ओनली व्हाट इज़ आस्क्ड। अब आपको केवल जो भी पूछा जाए वही आंसर देना है, एक्स्ट्रा आंसर नहीं देना होता। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ नोट कर देते हैं एक क्वेश्चन में, बट आपसे जितना पूछा जाए आपको उतना ही आंसर देना है, क्वेश्चन समझकर आंसर देना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। क्वेश्चन कैन स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब इज एम, जैसे मैंने आपको बताया डू डज डिड, इन सब से जब स्टार्ट होता है ना तो उसका मतलब क्या होता है, क्या क्या, ठीक है। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डज ही लिव नियर योर हाउस, वो तुम्हारे घर के पास रहता है, ठीक है। तो डज डिड डू ये सब चीज़ों से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से तो उसका हिंदी में मीनिंग क्या आएगा, क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, राइटिंग लिखने के बाद आपको क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है, उसका मीनिंग गैस करना है और आपको फिर आंसर चेक करने हैं कि आपने आंसर सही लिखे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यही आंसर था, फिर बाद में जब आप सारे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सब कर लेते हो ना और फोर्थ क्वेश्चन आके आपको पता चलता है कि फोर्थ का भी यही आंसर है, फर्स्ट का भी यही आंसर हो रहा है, तो आप दोबारा चेक करो कहीं आपने गलत तो नहीं लिख दिया है मीनिंग समझ कर। ओके, अपने आंसर कभी भी आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट मत करना, वरना उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, एग्जामिनर मार्क्स काट देता है। स्मॉल लेटर से नहीं, कभी भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप कभी भी द रोड इस तरह से आंसर स्टार्ट नहीं करोगे, जब स्टार्ट करोगे तो द रोड, मतलब कोई भी चीज़ लिखी है XYZ रोड, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे इसमें भी देखो N कैपिटल लिखा है, A कैपिटल लिखा है, तो अपना सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। और जब आप आंसर फिनिश करोगे तो लास्ट में ना फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। अगर आपने फुल स्टॉप पे एंड नहीं करा, ये फुल स्टॉप लगा है ना, देखो सब में फुल स्टॉप लगा है, अगर आप फुल स्टॉप से एंड नहीं करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में ये रहता है कहीं ना कहीं आपने आंसर इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, और इनकम्प्लीट छोड़ने की वजह से आपका सही होते हुए भी मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए अपना आंसर, अपना सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर एंड करें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप अगर इसे दोबारा से मेरी वीडियो सुनेंगे आपको अनसीन पैसेज बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं था। ये सारे टिप्स सुनने के बाद अगर ये पैराग्राफ आप खुद से सॉल्व करोगे और आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब मैं इससे डिफ़िकल्ट वाला लेवल आपके लिए लेकर आऊँगी। ये आपके सामने है अनसीन पैसेज क्वेश्चन आंसर्स। यू कैन नोट डाउन दिस पैराग्राफ एंड क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस पैराग्राफ। ऑल्दो इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, WH के मीनिंग फाइंड आउट करने होते हैं और उसके बाद मेन कीवर्ड हमें ढूंढने होते हैं, हर उसमें से अपना सेंटेंस हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है आंसर, और अपना फुल स्टॉप पे उसे फिनिश करना होता है। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना होता है। पैराग्राफ को पहले पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट इन January first week, so be prepared for that and keep watching the videos. Thank you. Bye bye.